वेलकम एवरीवन। सो मेरा एक प्लेलिस्ट बनने वाला है क्लिनिकल हेल्प करके। इस प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे कि जितने भी बेसिक और से एडवांस आर्टिकल्स होते हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए क्लिनिकल रिलेटेड, उसके ऊपर हम लोग ये जो भी रहेगा सीरीज़ वो बनाएंगे। तो इसमें आपका ये हेल्प होगा कि हाँ, आपको ये जो प्लेलिस्ट और वीडियो देखने का क्या हेल्प हो सकता है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है इससे। तो इससे ये हो सकता है कि आपको आर्टिकल्स के बारे में पता चलेगा जो क्लिनिकल में यूज़ होते हैं, ऐसे आर्टिकल्स जो ओनली हॉस्पिटल में दिखते हैं, और प्रोसीजर या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट में। ओके, तो इस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा द क्लिनिकल हेल्प। और ये जो वीडियो रहेगा ये एक सीरीज़ के रूप में रहेगा। तो इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ वही कवर करेंगे जो हमें क्लिनिकल एरिया में दिखता है। तो और इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप न्यू लर्निंग्स जो रहता है वो आप लिख सकते हैं, न्यू लर्निंग्स। तो जो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं अभी 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ रिम्स रांची में। और हमारे जो कम्युनिटी ड्यूटीज़ इस बार लगे थे। ओके, तो जो क्लिनिकल डायरीज रहते हैं, है ना, क्लिनिकल डायरीज रहते हैं वो आपके हर ईयर में आपको कंप्लीट करना होता है। तो उसमें आपको न्यू लर्निंग्स लिखने होते हैं, और जो आपका डेली रूटीन रहता है वो आपको प्लान और परफॉर्म्ड करना होता है। तो वो भी काफ़ी फॉर्मेट्स आपको फॉलो करना होता है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो, तो इसमें आप न्यू लर्निंग्स जो रहते हैं आप उससे आइडिया ले सकते हो इस वीडियो से। हमारे कॉलेज में बेसिकली इस टाइप के फॉलो होता है फॉर्मेट। आपको अगर मैं दिखा सकूँ, ये कम्युनिटी डायरी है। ओके, हमें एक्टिविटी प्लान, एक्टिविटी परफॉर्म्ड, ये सब शो करना होता है। अगर ये आपको मिरर इमेज दिख रहा है तो सॉरी, बट आप ब्रीफ इसको आइडिया ले सकते हो कि हमें न्यू लर्निंग्स भी लिखने होते हैं, अगर आप देख पाओगे। और हमें जब भी न्यू डायरी से स्टार्ट करना होता है तो हम उस जगह का लेआउट बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स होता है जिस आपके जहाँ पे आपका ड्यूटी पड़ रहा है। ओके, इसे मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। वेट, कैमरा रोटेट, समथिंग लाइक दिस। हाँ, जैसे कि ये इस टाइप का फॉर्मेट हमारा फॉलो होता है: टाइम, एक्टिविटी प्लान, एक्टिविटी परफॉर्म, न्यू लर्निंग। सो जो मैं अभी सीरीज़ आपका बनाने वाला हूँ, तो वो सीरीज़ में आप न्यू लर्निंग्स के लिए आइडिया ले सकते हो। लेआउट्स भी होते हैं, जब आपका पहला ड्यूटी लगता है तो आपको उस जगह के लेआउट्स भी बनाना होता है। सो कम बैक टू द वीडियोज़। तो हाँ, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक आर्टिकल से। जो आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ में देखोगे वो है कैनुला। ओके, तो मेरा बेसिक आइडिया ये है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक आर्टिकल, ठीक है, फिर एक छोटा आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे ताकि एक दिन में 2 आर्टिकल्स कंप्लीट हो पाए। ओके, हम आर्टिकल्स में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैनुला। ओके, काफ़ी लोगों को कैनुला के बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को कैनुला के बारे में नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है, मैं ट्राई करता हूँ आपको कैनुला से दिखाने का। ये जो है ये पेरिफेरल वेनस कैनुलास है। मतलब कैनुलास के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिंक कैनुला है, ये ब्लू कैनुला है, और इसका एक और कोडिंग्स होते हैं जो इनके साइज को दर्शाता है, वो है गॉज। इनको गॉज से नापते हैं। तो आप देख सकते हैं पिंक कैनुला, ग्रीन कैनुला, ब्लू कैनुला एंड हाँ, पर्पल कैनुला। इस टाइप से काफ़ी कैनुलास होते हैं। और ये जो कैनुलास रहते हैं ये आपके हर एक वार्ड में आपको दिखेगा ही दिखेगा। सबसे एसेंशियल क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड आर्टिकल्स होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, आज शिवरात्रि है। देयर इज़ प्रेयर गोइंग ऑन। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो ये है इंट्रावेनस कैनुला जो अभी मैंने दिखाया, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग कलर के कैनुला। ये कलर कोडिंग्स होते हैं कैनुलास के, अगर आप देख सकेंगे। जो पर्पल है, मैंने पर्पल वाला दिखाया था, येलो वाला मेरे पास था नहीं, ब्लू दिखाया था, पिंक दिखाया था, लाइक दिस। कैनुलास के अलग अलग कलर कोडिंग्स होते हैं। कलर कोडिंग्स क्या हेल्प करता है कि हमें पहचान कराने में हेल्प करता है कि उस कैनुला का साइज कितना है। ओके, जैसे कि और जो इनका साइज़ रहता है वो भी हम गॉज में नापते हैं। सो हम सबसे पहले एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके हम इसमें ये सब जानेंगे कि ये गॉजेस क्या है, ये नंबर्स क्या है, और ये कलर कोडिंग क्या है। ओके, सबसे पहले बस ये दिखाना था मेरे को कि कैनुला कैसे दिखता है। इस इमेज में हम बस कैनुला देख रहे हैं। ओके, हाँ, और एक और चीज़, कैनुला का डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। अगर मान लीजिए आपका ड्यूटी है, हाँ, जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स, मतलब मेरे जो जूनियर्स हैं, अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनका कल से क्लिनिकल ड्यूटी स्टार्ट होने वाला है। ओके, अगर वहाँ पे अगर कोई बोल दे, सिस्टर इंचार्ज या फिर स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर बोले कि जाओ कैनुला लेके आओ, तो एटलीस्ट उनको ये पता हो कि कैनुला दिखता कैसा है।
तो बेसिक आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, तो ऑब्वियसली आपको बस फर्स्ट डे में आपको एटलीस्ट कुछ नाम तो याद होने चाहिए आर्टिकल्स के। सो हाँ, मैं कहा था, तो सबसे पहले आपने इस इमेज में आपको सिर्फ कैनुला देखना है कि कैनुला आखिर दिखता कैसा है, और कैनुला का डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, जैसे इंट्राकैट हम भी बोलते हैं उसको, जेल को भी बोलते हैं। ओके, सो अलग अलग नाम होता है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये इमेज है ये सिर्फ पेरिफेरल वेनस कैनुला का है। हाँ, और हम लोग इसमें जो मेनली हम लोग पीवीसी के बारे में देखेंगे, कैनुला में भी हम लोग देखेंगे पेरिफेरल वेनस कैनुला। पेरिफेरल मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज़, ओके, लाइक साइड्स, पेरिफेरल, सेंट्रल। ओके, तो हम लोग इसमें पेरिफेरल के बारे में देखेंगे, पेरिफेरल वेनस कैनुलास के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, सो स्टार्ट करें। सो कैनुला क्या होता है? अ कैनुला इज़ अ स्टेराइल, ओके, सबसे पहला स्टेराइल फ्लेक्सिबल ट्यूब डैट इज़ इंसर्टेड इनटू अ वेन और अ बॉडी। तो इसमें एक और चीज़ आप देखिए, वेन और बॉडी, इसमें ऐसा नहीं कि नसी में डाला जाता है ना, बॉडी पार्ट में भी डाला जाता है। बॉडी क्या? बॉडी कैविटीज़ में भी। ओके ओके, सो टू एडमिनिस्टर, और इसका हेल्प से हम लोग क्या क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं? एडमिनिस्टर मतलब हो सकता है हम क्या डाल सकते हैं, क्या उसमें मतलब उस बॉडी में हम लोग क्या क्या एज अ पोर्ट ऑफ एंट्री करा सकते हैं। तो हम लोग फ्लूइड्स डाल सकते हैं, मेडिकेशन डाल सकते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स जिसमें आरबीसी, पीबीसी, पीआरबीसी भी बोलते हैं, और प्लाज्मा, है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो सब। ओके, तो फ्लूइड्स में आपका हो गया जैसे कि एनएस, सलाइन चढ़ रहा है काफ़ी लोगों का, ऐसा अगर आपने सुना होगा। अगर हॉस्पिटल में इससे पहले अगर कोई एडमिट हुआ होगा जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि पानी चढ़ता है, दवाई चढ़ता है ना। सो और ब्लड प्रोडक्ट्स भी चढ़ता है काफ़ी। ओके, सो फिर से मैं पढ़ता हूँ इसे। अ कैनुला इज अ स्टेराइल फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज इंसर्टेड इनटू अ वेन और बॉडी कैविटी टू एडमिनिस्टर फ्लूइड, मेडिकेशन, ब्लड प्रोडक्ट ऑन टू ऑब्टेन एसेस फॉर मेडिकल प्रोसीजर। ओके, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो कर पाएँ। और जो कैनुला रहता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेराइल नहीं रहेगा तो फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है। जो कैनुला रहता है उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में नीडल वाला पार्ट जो रहता है वो हमें सिर्फ जब हम क्या बोलते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, तो इन्वेसिव प्रोसीजर में फिर वो हेल्प करता है। उसके बाद जो नीडल रहता है वो हट जाता है, ओनली ट्यूबिंग्स रह जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल ट्यूब है ये। ओके, और इसको हम कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं? ये हम लोग वेन्स में इंसर्ट करते हैं और बॉडी कैविटीज़। ओके, सो बॉडी कैविटी क्या रहता है कि जैसे कि मान लो कभी कोई एक्सीडेंट वाला पेशेंट आ गया। ओके, तो एक बार मेरे को याद है, सो मेरा क्या हुआ था कि इमरजेंसी में मेरा ड्यूटी पड़ा था, और उसमें उस टाइम में क्या हुआ था कि एक ऐसा इंसान आया था जिस पर ट्रक चढ़ चुका था और उसके दोनों पैर ख़त्म, है ना। तो इस कंडीशन में क्या था कि कहीं उसका वेन भी नहीं मिल रहा था। ओके, तो कहीं वेन नहीं मिल रहा था, तो हम क्या यूज़ किए थे उस टाइम? यूज़ किए थे हम इंट्राओसियस कैनुला। तो इसमें क्या होता है, जहाँ बोनी प्रोमिनेंस रहता है वहीं पे हम डायरेक्ट कैनुला को इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसका अलग सा आता है कैनुला। ओके, सो वो इंट्राओसियस आता है। तो हम लोग सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के कैनुलास होते हैं, मेन बेसिक टाइप्स ऑफ कैनुलास। ओके, तो कैनुलास के जो भी हम लोग क्लासिफिकेशंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होता है। जो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइट। ओके, सो पहले तो इतना पता चल गया कि कैनुला होता क्यों है, क्या है वो, है ना, उसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे कि उसमें डाल सकते हैं फ्लूइड, मेडिकेशन, ब्लड प्रोडक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कैनुला। ओके, सो जैसे मैंने बताया था इंट्रा ओसियस कैनुला, जैसे कि मैंने स्टोरी बताया था कि एक बार क्या हुआ था, ट्रॉमा सेंटर में ऐसा पेशेंट आया था जिस पे ट्रक चढ़ गया था और उसके दोनों पैर पूरे तरह से डैमेज हो गए थे, है ना, और लास्ट में उसको एम्प्यूटेट मतलब उसे काटना पड़ गया था। सो उसे छोड़े, तो उसमें उस टाइम क्या किया गया था कि उसके हैंड में हमने बोन के थ्रू उसे इंट्राओसियस कैनुला लगाया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये तो आपका पैर का पोर्शन दिखा रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक टारगेट एरिया हमने ये करना होता है जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा रहता है ना, जहाँ पे थोड़ा सा बोन्स का ज़्यादा ये रहता है ना, ठोस रहता है, हार्डनेस रहता है, हम लोग उस जगह में कैनुला लगाते हैं। ओके, जैसे कि इसमें है टीबियल ट्यूबरसिटी, यहाँ पे आपका मतलब कि जो हाथ है उसमें भी दो ट्यूबरसिटीज़ होते हैं, रेडियल अल्नर, और एक और तीसरा भी ट्यूबरसिटी होता है आपका ह्यूमरस। ओके, तो इतने सारे ट्यूबरसिटीज़ होते हैं। और लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये इस टाइप का दिखता है जो कैनुला होता है, वो इस टाइप का था। उसमें क्या होता है, नीडल्स जो रहता है आपसे प्रेस कीजिए वो अंदर चले जाएगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग, लेट्स स्टार्ट। सो
नेक्स्ट आते हैं, तो बेसिकली हमारा जो ये है, हम पीवीसी देखेंगे, पेरिफेरल वेनस कैनुला देखेंगे। हम सिर्फ बस ब्रीफ जा रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कैनुला होते हैं, है ना। ओके, क्योंकि आपको ये सो जो रहेगा आपको नॉर्मल ड्यूटी वार्ड्स में नहीं मिलेंगे, है ना। ये अभी जो मेरे जूनियर से जा रहे हैं वो मेडिसिन और सर्जरी वार्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर इतना एमरजेंसी नहीं रहता है। ओके, सो इसे हम स्किप करेंगे। सिर्फ इतना जान लो कि 3 टाइप्स ऑफ कैनुलास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कि वो कौन से साइट में आपके पढ़ने वाला है। तो सबसे पहला हो गया इंट्राओसियस कैनुला, सेकेंड आपका है सेंट्रल वेनस कैनुला। तो ये जो रहता है इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है और माइनर ओटी में इसका किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, कभी कभी बेड साइड भी होता है ना, सेंट्रल वेनस कैनुला ये हम लोग लगा सकते हैं। बट बेसिकली ये काफ़ी इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसमें मेडिकल टीम का एक ज़रूरत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल वेनस लाइंस होते हैं उसमें ये लगाया जाता है। ओके, तो इसमें भी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कभी हम और इस बारे में पढ़ेंगे। अगर ये सीरीज़ अगर कंटिन्यू रहेगा तो हम इस टॉपिक पे भी हम अलग से ध्यान देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इंट्रा, जैसे कि ये जो है आप देख सकते हैं, वेट जैसे, तो ये जो है ना, ये कैनुला है और ये सेंट्रल कैनुला है। क्यों सेंट्रल कैनुला है? क्योंकि ये सेंट्रल वेन में जा रहा है, पेरिफेरल वेन में नहीं जा रहा। जैसे कि मेरे हाथ में जितने वेन्स हो पेरिफेरल वेन्स है, वो यहाँ नहीं जा रहा, वो मेन सेंट्रल वेन्स में जा रहा है। ओके, तो इसलिए से इसको बोलते हैं सेंट्रल वेनस कैनुला। सो इसमें जो वेन दिखाया जा रहा है वो है इंटरनल जुगुलर सेंट्रल वेनस। ओके, इंटरनल जुगुलर वेन है ये। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पेरिफेरल कैनुलास। ओके, पेरिफेरल कैनुला। सो लेट्स स्टार्ट। अब जाके हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है और हमें थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो। ओके, लेट्स स्टार्ट डेफिनेशंस। तो अ पेरिफेरल इंटरवेनस कैनुला इज़ अ स्मॉल होलो, है ना। जैसे स्मॉल होता है, हॉलो होता है, फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है, इससे पहले भी आपने ये सेम चीज़ पढ़ा हुआ है। ओके, तो इंसर्टेड इनटू अ पेरिफेरल वेन। तो पेरिफेरल कैनुला का ये रहता है कि ये पेरिफेरल वेन्स में जाता है। ओके, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग इंट्रावेनस फ्लूइड, मेडिकेशन, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सो सब कुछ सेम है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है पेरिफेरल वेन का। जो कैनुला का इससे पहले हमने डेफिनेशन देखा था वो और इसमें सब सेम है, बस ये है कि ये पेरिफेरल वेन में जाता है। ओके, सो इसका एक इमेज देख लेते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए। तो ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो अगर आपका ड्यूटी जहाँ पड़ेगा आप इसे देख सकते हैं। ये हर वार्ड में रहता है क्योंकि ये सब काफ़ी सिंपल रहता है इसका प्रोसीजर। ओके, सो हाँ, एक और चीज़ कि जो हम लोग ट्राई करेंगे फर्स्ट कि सारे बेसिक जानने का, बेस जानने का, फिर जाके हम लोग प्रोसीजर के बारे में कभी पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी अगर है तो स्टार्टिंग के हमारे रिम्स में ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर या फिर मेडिकेशन देने से साफ मना है। ओके, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ आप सभी को ऑब्जर्व करना है और जब आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे तो आप कैनुला लगा सकते हो। ओके, तो मेरा अभी ऐसे ही केस था, क्योंकि अगर आप कहीं एक फ़िलोसॉफ़ी लाइन और एक कोट आपने पढ़ा होगा कि ऐसे नाइटिंगेल का भी एक थ्योरी है जो काफ़ी फेमस है। उसने कहा था कि अगर आप किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनको कुछ हार्म भी मत करो। इफ़ यू कांट केयर एंड ऑफ अ पेशेंट एटलीस्ट ट्राई टू नॉट हार्म देम। उसका एक सटीक लाइन भी है एक, है ना। ओके, सो ये कैनुला ऐसा होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या गया है कि ये वैसे ये दूसरा कैनुला है, बीटी सेट वाला कैनुला है। ओके, दिस इज़ लाइक इसका अभी ये नहीं निकाला गया है नीडल। ओके, दिस इज़ डिफरेंट थिंग, इसे आप काट सकते हैं। ओके, सो ये मेन ये है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कैनुला लगाया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें एक लीवर कनेक्टर में आपका दो ल्यूमेंस है, मतलब 2 ब्लड इसमें दे सकते हैं, तो उसको आप स्किप करें। तो इसमें आप 2 सिरिंज एक साथ दे सकते हो, है ना। इसमें एक लीवर कनेक्टर है जिससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मेनली जो ये वाला पार्ट है ना, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यही है मेनली पेरिफेरल कैनुला। सो हमारा पूरा टॉपिक इस पे ही बेस्ड रहेगा। ओके, तो ट्राई करना कि वीडियो पूरा देखने का, क्योंकि मैंने इसमें सारे चीज़ लगाया है, मतलब सारा जितना भी आपका रहता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन। सो और लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी दूंगा काफ़ी एमसीक्यू टाइप, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएँ। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ पढ़ना और उसे लाइफ टाइम याद रखना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। और अब कभी भी कोई चीज़ आप पढ़ो, सीखो, एटलीस्ट उससे अप्लाई भी करना सीखें, है ना। क्योंकि जितना आप अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटेंशन होगा। तो मेनली हमारा ये फोकस है पूरे वीडियो में, जो जो आप पढ़ो, जो जो आप सीखो, एटलीस्ट उससे आप रिटेन भी कर पाओ लॉन्गर टाइम के लिए। ओके, तो इसलिए मैंने काफ़ी जगह ट्रिक भी यूज़ किया है ना, और इमेजेस भी यूज़ किया है। लेट्स स्टार्ट।
सो साइट ऑफ कैनुलेशन कि हम लोग कहाँ कहाँ कैनोला लगा सकते हैं, तो आप ये भी ऑब्जर्व करने का रख सकते हो। जैसे न्यू लर्निंग आपको एक पहला मिल गया कि कैनोला क्या होता है, सेकंड न्यू लर्निंग मिल गया कि आपको साइट ऑफ कैनुलेशन क्या होता है। आप ऐसे अलग अलग दिन में इसको न्यू लर्निंग से आप लिख सकते हैं, और ट्राई करना कि न्यू लर्निंग को एटलीस्ट 2 पेज में लिखने का, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि कहाँ कहाँ हम लोग कैनुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिलिक वेन, ओके, और सिफेलिक वेन। अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े होगे है ना, तो उसमें एनाटॉमी में तो आप अच्छे से वेन्स के बारे में जान गए होंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको वेन्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि साइट ऑफ कैनुलेशन क्या क्या है। ओके, सो आप इस इमेज को अच्छे से देख लेना। बढ़ते हैं कि याद करने का पार्ट। ओके, सो डॉर्सल हैंड वेन है ना, मतलब ये जैसे कि अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन जानोगे, जब भी हम खड़े होते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस टाइप से हाथ रहता है, तो वो ये हो जाता है हमारा वेंट्रल एरिया। ओके, सो हमें डॉर्सल्स हैंड वेन, मतलब यहाँ पे जितने भी वेन्स आपको दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कैनुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका जो वार्ड में ड्यूटी पड़ेगा तो आप ट्राई कीजिएगा देखने का, ऑब्जर्व करने की कहाँ कहाँ उनका कैनुला लगा है, तो आप देखिएगा मैक्सिमम का इस एरिया में भी कैनुला लगे रहता है। ओके, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन और मेडियन क्यूबिटल वेन। ओके, तो हमें यहाँ पे और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके, बट ये हम लोग याद रखें, ये हम लोग पीवीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, पेरिफेरल वेनस कैनुलेशन के बारे में। इसके और भी एग्जांपल होते हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको फाइंड आउट करने का, और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि और कहाँ कहाँ पे लगता है। ओके, पीवीसी याद रखना, ये पेरिफेरल वेनस हो रहा है, सेंट्रल वेनस नहीं हो रहा है, ओनली पेरिफेरल वेनस के और एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिलिक वेन, मेडियन क्यूबिटल वेन, ओके, सिफेलिक वेन, डॉर्सल वेन। ओके, तो आप इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, है ना। और एनाटॉमी का पार्ट है, तो मैं एनाटॉमी इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं बताऊँगा। अगर आपको फिर भी देखना है तो आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं। ओके, और इसमें कुछ कुछ मिसिंग होंगे तो आप उसे आप ये कर दीजिएगा, जैसे मेडियन क्यूबॉइटल जो भी है। ओके, सो लेट्स गो मोर, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कैनोला नहीं लगना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हो और आपको पता चला कि पेशेंट का कहीं नहीं दिख रहा है वेसल्स, बट आपको क्या हुआ, आपको जॉइंट के पास से वेसल्स दिख रहा है ना। जॉइंट्स मतलब ये जो एरिया है, इस वाले जॉइंट में आपको दिख रहा है, इस वाले जॉइंट में दिख रहा है। ओके, आपको वेसल्स दिख रहे हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए अवॉइड करने का जॉइंट्स में वेसल, चाहे जितना भी अच्छा विजिबल हो, आपको जॉइंट्स में नहीं लगाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए इस एरिया में कैनोला लगा दिए तो वो उसको मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होगा, और अगर आप लगा भी दिए और मूवमेंट करेगा भी ना, तो वो जो कैनोला है वो जल्दी डैमेज हो सकता है और फिर से न्यू कैनोला देना पड़ेगा। तो उसे आप अवॉइड करें। एक और चीज़ आपको अवॉइड करना है, इन्फेक्टेड एरिया। मान लीजिए एक पेशेंट है और उसका यहाँ पे वुंड है, ओके, जहाँ पे वुंड है और वहीं पे आपको वेसल दिख रहा है, आप वहीं पे लगा दिए कैनुला, तो ऑब्वियसली जो वुंड है वो कभी क्योर ही नहीं हो पाएगा, और वो क्या करेगा कि जो इन्फेक्शन उसको और फैलाने की कोशिश करेगा। तो आपको जॉइंट्स में भी नहीं लगाने हैं और इन्फेक्टेड एरिया में भी नहीं लगाना है। तो लेट्स सी हम लोग कहाँ तक कवर किए हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि कैनुला क्या होता है, कैनुला दिखता कैसे है। मैंने कुछ कुछ अपने पास जो कैनुलास है वो भी आपको दिखाया। ओके, फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कैनुला ऑन द बेसिस ऑफ साइट, तो इसमें इंट्राओसियस कैनुलास आया, फिर सेंट्रल वेनस कैनुला आया और पेरिफेरल वेनस कैनुला आया। फिर हमने डेफिनेशन देखा, तो इस डेफिनेशन पीवीसी वाला डेफिनेशन था कैनुला का, इसमें बस पेरिफेरल वेनस पेरिफेरल वेन में लगता है, बस इतना डिफरेंस है। और कैनुला कैसे दिखता है, ओके, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये कैनुला नहीं है, ये कैनुला है। और ये जो पार्ट है वो है एक, इसमें 2 एक्सटर्नल ल्यूमेन लगा है, इसको 2 वे भी बोलते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम लोग कभी और पढ़ेंगे 2 वे क्या होता है। तो बस ये जाने कि यहाँ तक वो कैनुला पार्ट है। ओके, सो नेक्स्ट हमने पढ़ा कि साइड्स ऑफ कैनुलेशन कहाँ का होता है, और ये भी हमने पढ़ा पीवीसी का। ओके, और कॉमन साइड्स देखे जो भी है, और कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। और एक और चीज़ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्रोसीजर्स इसमें नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि प्रोसीजर भी काफ़ी बड़ा रहता है और उसको काफ़ी सिक्वेंशियल किया जाता है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस वाले वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में देख रहे हैं। ओके, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हम उसको ट्राई करेंगे कंटिन्यू करने का। अब क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए होते हैं कैनुलेशन का, ये भी प्रोसीजर के अंदर ही आ जाता है। फिर भी बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। ओके, और जो जो इसमें नाम है ना, जैसे कि कॉटन सब पहचानते हैं, है ना। IV सेट, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिक्सेटर, है ना, फिक्सेटर, इसके बारे में किसी और वीडियो में बता दूँगा। माइक्रोपोर, ये इस वाले वीडियो में लास्ट में मैंने माइक्रोपोर के बारे में बताया। स्पिरिट स्वैप और कुछ नहीं, हम लोग कॉटन्स का एक क्या बोलते हैं स्वैप बनाते हैं और उसमें हम स्पिरिट मिलाते हैं, ताकि क्या करें कि
जो स्पिरिट है वो उससे स्टेराइल कर दे, और जहाँ पे भी हम यूज़ करें तो कंटेमिनेशन लेस फैले, मतलब कंटेमिनेट ना हो कोई एरिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टूनिकेट, टूनिकेट क्या होता है कि एक रिबन लाइक होता है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरे को टूनिकेट लगाना है। ओके, टूनिकेट ये हेल्प करेगा, जैसे कि इसमें टाइट से बांध देता है, वो रिबन जैसा रहता है, और वो क्या होता है जैसे जहाँ पे मेरे को कैनुला लगाना है वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इसके कारण क्या हो जाता है, जो वेसल्स रहता है वो स्वेल अप हो जाता है ना, थोड़ा सा वो वैसो कंस्ट्रक्शन की जगह वो वैसो डायलेशन हो जाता है। तो वैसो डायलेशन से ये होता है कि वेसल्स और प्रोमिनेंट हो जाता है ना, तो ईजिली हम उसमें कैनुलेशन कर सकते हैं। तो हम टूनिकेट यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर आप वार्ड में देखिए तो टूनिकेशन का भी कुछ जुगाड़ खोज के रखता है, वो क्या करता है आईवी साइड जो रहता है उसी को काट के तो उसको टूनिकेट बना देते हैं, बट वो सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बनाता है और उसमें मार्किंग्स आ जाते हैं और पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आप टूनिकेट ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, एटलीस्ट 100 रुपीज़ से भी कम में आता है टूनिकेट। अगर अच्छा ब्रांड को लोगे तो 200 तक का आ जाता है। तो ट्राई करना कम से कम पेन हो पेशेंट को, है ना। तो असली वाला टूनिकेट ही खरीदना, आईवी साइड्स आई विल नॉट अलाउ। नेक्स्ट 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 ओके, हाँ इच वी विल डिस्कस इन अदर लेक्चर्स। नेक्स्ट, सबसे मेन, वाई मेन, ये क्यों मेन है, क्योंकि ये आपका ऑस्की का क्वेश्चन है मेरे रिम्स रांची में। ऑस्की में एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, ये आपका आता ही है फर्स्ट ऑस्की में, फर्स्ट सेमेस्टर ऑस्की में, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सबसे पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं लीवर लॉक कैप, स्टार्टिंग में लीवर लीवर बोल रहा था। ओके, जैसे कि वेट आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि लीवर लॉक कैप है उसको हटा दिया गया है, और उस है ना, और वहाँ पे लीवर लॉक में 2 वे ल्यूमेन को कनेक्ट किया गया है। इसे मैं रब कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको तो दिखेगा ही नहीं। ओके, सो इसमें क्या है कि जो लीवर लॉक कैप है उसको हटा दिया गया है और उसके जगह में 2 वे कनेक्टर लगाया गया है। तो लीवर लॉक का ये काम होता है कि वो क्या रहता है कि स्पाइरल जैसा उसका रहता है, स्पाइरल रिंग रहता है, उसके चलते क्या होता है वो इजीली लॉक हो पाता है। अगर ये लीवर लॉक कैप नहीं रहेगा तो ब्लड जो रहता है वो लॉस हो सकता है। ये गलती से कभी अगर लीवर लॉक मैकेनिज्म नहीं रहेगा ना तो ब्लड फ्लो हो जाएगा। मान लीजिए अगर नॉर्मल कैप है, टिप टॉप वाला कैप है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्या बोलते हैं उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाएगा, और पेशेंट अगर ज़्यादा हिलेगा तो लॉक खुल जाता था पहले टाइम में। तो उसको चेंज करके मैकेनिज्म लाया है लीवर लॉक। लीवर लॉक में एक स्पाइरल रहता है, स्पाइरल टाइप का रहता है, तो क्या करता है इजीली लॉकिंग मैकेनिज्म को बोलते हैं लीवर लॉक। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं निडल ग्रिप। ओके, सो आई थिंक आई कैन यूज़ वन कैनुला फॉर यू। तो जैसे ये कैनुला है ना, इसको मैं अच्छा वाला कैनुला, पुराना वाला कैनुला यूज़ करता हूँ ऐसे। तो जैसे कि हाँ, आपको मैं ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँगा इस तरीके से। तो सबसे पहले ये है, ये जो है ये है लीवर लॉक कैप। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर स्पायरलिंग होता है, इस लीवर लॉक कैप के अंदर स्पायरल होता है और इसके अंदर कोई स्पायरल नहीं रहता है। ओके, इसके अंदर स्पायरल रहता है। अगर वेट, मेरा कैमरा में नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म का काम करता है और इसी को लीवर लॉक कैप बोलते हैं। ये पहला था। ओके, फर्स्ट इसमें लिख देता हूँ 1। वेट वेट वेट, फिर आता है निडल ग्रिप। तो निडल ग्रिप क्या होता है, जैसे कि अगर आप ये देखोगे, तो इसमें क्या होता है कि हम अगर जब भी कैनुलेशन करते हैं, है ना, तो इसको नीडल को ग्रिप करने में काफ़ी हेल्प करता है ना। नीडल को ग्रिप करने में काफ़ी ये हेल्प करता है इसको, और उसका जो पकड़ने का तरीका होता है वो इस टाइप से होता है ना। अगर आप, मैं इसे अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो ये जो रहता है ना, मेरा थंब इम्प्रेशन, थम्स का जो ये रहता है, अगर हाँ अब आप ठीक से देख पा रहोगे, तो जब हम नीडल को ग्रिप करते हैं तो विंग्स और ये जो नीडल ग्रिप है ये हमारा हेल्प करता है। ओके, तो विंग्स और नीडल ग्रिप से ही हम उसको ठीक से घुसा पाते हैं जो वेसल्स में। ओके, लाइक दिस। तो इस टाइप का इसका होल्डेशन रहता है ना, और इसको बोलते हैं विंग। जैसे ये, जैसे निडल ग्रिप का काम है वैसे ही विंग्स का भी काम है, ये भी हमें क्या बोलते हैं वेंस में घुसाने में हेल्प करता है। ओके, तो सो निडल ग्रिप को देते हैं 2 नंबर, और विंग्स 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 विंग्स। ओके, ये रहा। तो ये रहा विंग। ओके, हाँ, इसको विंग बोलते हैं ये वाला पार्ट को। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, पास 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 से सुई। सो अब कैथेटर हब क्या होता है ना। विंग्स और हब दोनों अलग चीज़ें। ओके, विंग्स हो गया आपका ये वाला पार्ट और हब हो गया आपका ये वाला पार्ट, कैथेटर हब। तो हब में क्या होता है आपको मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, इसमें ये हटा देता हूँ कैपिंग। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, वेट वेट कैमरा। ओके,
तो यहाँ पे एक हब आता है, मतलब जो आपको इसको ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये हब का हब आता है, हब। ये आपके, अगर आप जब सिरिंज के बारे में पढ़ोगे तब भी आपको पता चलेगा, वहाँ पे भी हब होता है। तो हब बेसिकली ये मतलब फ्लैशबैक चैम्बर को दर्शाता है, मतलब हब के बाद ही फ्लैशबैक चैम्बर होता है। तो जो हब रहता है, हब से आपका जब ब्लड आता है, जो ब्लड आएगा, ब्लड आपका कैथेटर से पास होके, नीडल से पास होके, कैथेटर से पास होके आपका कैथेटर हब में आएगा, फिर कैथेटर हब के बाद आएगा आपका फ्लैशबैक चैम्बर में। सो इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं, मुझे ब्रेक ना हो जाए। ओके, सो कहाँ थे हम? तो कैथेटर हब के बारे में पता चला। फिर कैथेटर हब के बाद आता है फ्लैशबैक चैम्बर। तो फ्लैशबैक चैम्बर में क्या होता है, ये पोर्शन, जैसे कि अब फ्लैशबैक का आप अगर मतलब मीनिंग आप सर्च करो तो फ्लैशबैक मतलब होता है कि कोई चीज़ पीछे आ जाना, मतलब जिसके अगर फ्लैशबैक है ना, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं पे पानी दे रहे हो किसी पाइप से, और वो पाइप बीच से कट जाए और पानी वापस पीछे आ जाए, है ना। तो फ्लैशबैक चैम्बर का मेनली काम होता है कि ब्लड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो हम जब नीडल प्रिक, मतलब जब हम वेसल को प्रिक करते हैं, वेसल को प्रिक किया, अगर वो सही पोजीशन में गया रहता है तो जो ब्लड रहता है वो फ्लैशबैक चैम्बर में आता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा कैनुला है वो सही जगह गया है कि नहीं गया है। ओके, सो फ्लैशबैक चैम्बर के बारे में भी हो गया, लेट्स राइट इट। तीसरा, तो फ्लैशबैक चैम्बर हो गया, नीडल ग्रिप हो गया, विंग्स हो गया, कैथेटर हब हो गया। ओके, फिर आते हैं वेल्व। ओके, तो वेल्व का क्या काम है? वेल्व मतलब वन वे, ये ट्राई करता है कि वेल्व वन वे ही आपका जाने दे। ओके, और फिर नेक्स्ट आते हैं इसके जो वेल्व है, वेल्व के आगे आता है आपका बुशिंग। बुशिंग है ना। ओके, बुशिंग का और कुछ काम नहीं रहता है, नीडल को कनेक्ट करता है आपका कैथेटर से। ओके, फिर आपका आता है कैथेटर। तो कैथेटर क्या होता है? ये प्लास्टिक ट्यूब होता है। ओके, ये प्लास्टिक ट्यूब होता है, ये नीडल वाले पार्ट अलग है, नीडल पार्ट अलग है। ओके, ये प्लास्टिक ट्यूब है। ओके, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि आपको क्या है कि अगर आप इसके पॉइंट को देखो, ये पॉइंट को देखो, तो ये नीडल है। ओके, ये आपका नीडल है, लेकिन अगर मैं इसे निकाल दूँ तो देखिए आपका नीडल अलग हो गया और एक कैथेटर ट्यूब अलग हो गया। ओके, तो ये कैथेटर है, वेट लेट मी, जो आप ये देख रहे हो, ओके, ये आपका कैथेटर है ना, और ये प्लास्टिक का होता है, और ये आपका हो गया नीडल, ये आपका नीडल हो गया। इसमें फ्लैशबैक चैम्बर लास्ट में है। ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया। लेट मी इसको अच्छे से रख देता हूँ, फिर मुझे ब्रेक हो जाएगा। ओके, यस, सो आपको बूस्टिंग के बारे में पता चल गया। ओके, कैथेटर के बारे में पता चल गया, और नीडल के बारे में पता चल गया, दोनों अलग होते हैं। ओके, और लीवर लॉक के बारे में पता चल गया। और लीवर कनेक्टर और कुछ नहीं, लीवर को कनेक्ट करता है। लेट्स गो। हाँ, एक और है इंजेक्शन पोर्ट कैप। सो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे पेशेंट क्या करते हैं, मैं एक बार एक स्टोरी बताता हूँ। तो क्या था कि पेशेंट काफ़ी दिन, मतलब जो ऑर्थो वाला पेशेंट रहता है, ऑर्थो मतलब जिसका अगर हड्डी टूट गया, तो लोग 1-2 महीने तक एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली, है ना। तो अपने आप को फिर ज़्यादा सोचते हैं कि मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ, मैं खुद से अपने आप को मेडिकेशन कर सकता हूँ, खुद से IV सेट कनेक्ट कर सकता हूँ, डिसकनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि जो आपका इंजेक्शन पोर्ट कैप है, इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको वाइट वाले लीवर कैप से नहीं कनेक्ट करके इसको उससे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो अब 2 महीना से देख रहे हैं ऐसे ही बंद होता हुआ, लेकिन नहीं, ये जो आपका क्या बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट कैप है, तो ये आपका वन वे वाल्व को ओपन करता है, वन वे वाल्व को। तो जब मैंने आपको बताया था वन वे वाल्व क्या होता है, ये रहा वन वे वाल्व, है ना, इधर आप देखिए ये वन वे वाल्व, तो इसके अंदर आपका वाल्व है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो अगर जब आप खोलते हो क्या बोलते हैं, हाँ से निडल इंजेक्शन पोर्ट कैप, इंजेक्शन पोर्ट कैप जो मैंने यहाँ पे खोला है इंजेक्शन पोर्ट कैप, तो इसके अंदर एक और आपका वाल्व मैकेनिज़्म है। तो इस वाल्व मैकेनिज़्म में क्या होता है, आपको यहाँ पे आप सिरिंज डाल सकते हो, और इससे वन वे जाता है, बस वन वे जाता है, मतलब जैसे कि आप सिरिंज को लोड किए मेडिकेशन से, और सिरिंज को इसमें आप लगा दिए और उसको डायरेक्ट पुश कर सकते हो, तो कभी भी आपका फ्लैशबैक नहीं आएगा, मतलब कभी भी आपका पानी पीछे नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका वाल्व है, इसके अंदर एक वाल्व होता है, तो इसीलिए एक वन वे ही ये जाने देता है। ओके, सो हम फिर से इसको शुरू से लास्ट तक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा लीवर लॉक कैप को, ठीक है, फिर हमने देखा नीडल ग्रिप को। ओके वेट, ये डिस मतलब अलग हो गया है, इसको सेम करने दो, वेट वेट वेट, हाँ,
अब हमने देखा नीडल ग्रिप को, फिर हमने देखा विंग्स को, फिर हमने देखा आपके कैटेटर हब को जो आपका ये पूरा का पोर्शन होता है, फिर हमने देखा आपके फ्लैशबैक चैम्बर को जहाँ से हमें पता चलता है कि सही वेसल में गया है कि नहीं गया है, फिर हम देखते हैं बुशिंग जहाँ से नीडल कनेक्टेड है, फिर आपका आता है कैटेटर ट्यूब जो प्लास्टिक का होता है, फिर आपका आता है नीडल, ओके, और फिर उसके बाद आता है आपका इंजेक्शन पोर्ट कैप, ठीक है। इंजेक्शन पोर्ट कैप ये क्या करता है, वैल्व को ओपन करता है, यहाँ पे एक वैल्व है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंजेक्शन दे सकते हैं और ये वन वे होता है, और इस कैप को डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं ताकि जो सेप्टिक मेजर है वो मेंटेन रहे, है ना, ये सेप्टिक प्रोसीजर मेंटेन रहे, और बस इतना ही। नेक्स्ट, तो इतने ही पार्ट्स थे, और ये ऑस्की का है क्वेश्चन, हर साल ये फिक्स है क्वेश्चन, यहाँ तक कि कभी कभी ये रिपीट होता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कभी ऑस्की में और सेकंड सेमेस्टर कभी ऑस्की में पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी बड़ा था ये, ओके। सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, है ना। तो नीडल पार्ट्स, नीडल होता है, ओके, शार्प मेटालिक पार्ट यूज टू पंचर वेन, रिमूव्ड आफ्टर इंसर्शन, जैसे मैंने बताया था ये हटा दिया जाता है। फिर होता है कैथेटर, कैथेटर आपको मैंने दिखाया था सॉफ्ट प्लास्टिक का होता है ना, और वही अंदर में रहता है। फिर हब के बारे में, ये कनेक्शन पॉइंट होता है आईवी सेट अटैच हियर, है ना। हब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला पोर्सन, ओके, ये वाला पोर्सन नहीं, ये जैसे कि मैंने नीडल को हटा दिया तो ये बच गया, तो ये हब है, ओके। और ये सिरिंज में भी होता है ना, सिरिंज आपके जो रहते हैं इंजेक्शंस उसमें भी होता है, तो ये हब है, ये वाला पोर्शन, यहीं से आईवी सेट कनेक्ट होता है। इसे वापस से रख देते हैं, ओके। सो विंग्स हमें मदद करता है कैनुला को सही टाइप से स्टेबलाइजेशन करने में। इंजेक्शन पोर्ट होता है अगर हमें मेडिसिन देना है और वन वे देना है ना, बिना आईवी लाइन को मूव किए। मान लीजिए जो मेरा कैनुला है, कैनुला से के में पहले से आईवी सेट एक कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंजेक्शन पोर्ट्स को खोल के हम लोग डायरेक्ट इंजेक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। कैप आता है, कैप क्या करता है कि जो कंटेमिनेशन से रोकता है, जैसे मैं बताया कि एसेप्टिक प्रोसीजर फॉलो करने में यह काफ़ी हेल्प करता है। कैप नहीं रहेगा तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल घुस सकता है, कुछ भी घुस सकता है, और उसको इंसान को तो क्या होता है, हार्म तो करेगा, क्योंकि मान लीजिए डायरेक्ट आपके वेसल्स में जा रहा है, डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रहा है, सो आपको सेप्टिक हो सकता है उससे। तो ट्राई कीजिएगा ट्रिक, ये ट्रिक काफ़ी ये कार्टूनिस है। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ने कार्टून नेटवर्क, इसको आप अपने हिसाब से याद कीजिए, मेरा ट्रिक काफ़ी, सबका ट्रिक अपना अपना होता है, तो ऑब्वियसली आप उसको छोड़िए, मेरा ट्रिक छोड़िए, इसको बस इतना याद, CHW CNI ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, है ना। सी से आपका कैटेटर हब हो गया, है ना, कैटेटर और हब हो गया, फिर विंग हो गया, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, जो 6 चीज़ें लिखा हुआ है ना। और इसमें ज़्यादा आपका दिया है, मेरे हिसाब से आप ट्रिक मत याद कीजिए, आप इसको रोज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, है ना, रोज़ रोज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, उससे भी आपको याद हो जाएगा, ओके। इसके ट्रिक को आप छोड़ दीजिए, लेट्स कट इट, आई डोंट थिंक, ओके। सो इंडिकेशन मतलब होता है कि कब कब मेरे को क्या बोलते हैं कैनोला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो डायरेक्ट उसको किसी भी कोई भी मरीज़ है तो हम तो उसको डायरेक्ट कैप्सूल्स दे सकते हैं, डायरेक्ट उसको टैबलेट्स दे सकते हैं, तो कैनोला क्यों लगाना है, ऐसा क्या मुझे दिखेगा कि मैं कैनोला लगा सकता हूँ, तो इंडिकेशन बोलते हैं उसे। इंडिकेशन मतलब होता है कि ऐसे क्या क्या किस कारण से हम इसका यूज़ करेंगे, ओके। तो इंडिकेशन, इंडिकेटर लाइक दैट, मतलब कि कोई इंसान आया तो हम उसको उस पर क्या इंडिकेशन देखेंगे कि या उसका क्या ज़रूरत है कि हम उसे कैनुलेशन कर रहे हैं, तो कैनुला लगाने को ही कैनुलेशन बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स देने के लिए, जिसमें उसको डीएनएस दे सकते हैं, डीएनएस बहुत सारा होता है, डेक्सट्रोस होता है, एनएस होता है, तो फ्लूइड्स देने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, है ना, एक आपका फ्लूइड हो गया, फिर आपका मेडिकेशन हो गया कि दवाई चढ़ाने के लिए। तो जब हम कोई भी दवाई को टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं तो क्या करता है कि वो सस्टेन रिलीज़ होता है, मतलब धीरे धीरे रिलीज़ होता है, काफ़ी स्लोली रिलीज़ होता है। लेकिन अगर हम किसी मरीज़ को, अगर उसका जो मेडिकेशन है वो अगर डायरेक्ट ब्लड में देंगे तो ब्लड फ्लो में वो डायरेक्ट आ जाएगा और डायरेक्ट वो रिएक्ट करेगा बॉडी के साथ। लेकिन अगर हम कोई चीज़ टैबलेट खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम करते हैं, जब हम आईवी को डायरेक्ट मेडिकेशन को डायरेक्ट आईवी से देते हैं, कैनुला से देते हैं, तो क्या करता है, डायरेक्ट असर करता है और जल्दी असर करता है। फिर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट,
ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे स्टार्टिंग डेफिनेशन में कि ब्लड में प्लाज्मा चढ़ा रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं। ब्लड क्यों चढ़ाना होता है? अगर किसी का ब्लड लॉस हो गया, किसी का ब्लड का कमी हो गया, किसी को एनीमिया है, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, किसी को हेमोफीलिया है, तो उनका होता है। इमरजेंसी मैनेजमेंट, मान लो जैसे मैंने वो पेशेंट को बताया था कि क्या हुआ, उस पर ट्रक चढ़ गया तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, काफ़ी ट्रॉमा हुआ था। ओके, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट अगर किसी का करना तो उसको भी कैनुला लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस आईवी, मान लीजिए कोई बर्न पेशेंट है जो जल के आया है, तो उसका पानी मतलब जैसे कि कभी भी आपका किसी का भी बर्न होता है तो हाथ फुला जाता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि जो पानी है वो वैसे मतलब खून से निकल के आपका बॉडी का टिश्यूज़ में आ जाता है। तो जो आपका ब्लड में जितना पानी होना चाहिए उतना पानी वो रहता है नहीं। ओके, जो भी है। सो आप इसको फेम सी करके याद कर सकते हैं। ट्रिक, हर जगह ट्रिक दिया हुआ है, बट आई थिंक कि आपको ट्रिक से ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन से आपको याद रखना है। फिर भी आप इस ट्रिक को ये कर सकते हैं। एफ से फ्लूइड, ए से एंटीबायोटिक, एम से मेडिसिन, ई से इमरजेंसी और सी से कंटिन्यूस थेरेपी। ये किस चीज़ का ट्रिक है? ये ट्रिक है इंडिकेशंस कि कब कब मेरे को कैनोला लगाना पड़ सकता है। तो इंडिकेशन है फेम सी, तो फेम सी से हो गया, एफ से हो गया आपका फ्लूइड्स चढ़ाना हो, एंटीबायोटिक्स देना हो, मेडिसिन देना हो इमरजेंसी के दौरान, या कंटिन्यूस थेरेपी देना हो, जैसे कि अगर किसी को पानी चढ़ाना हो, उसका पानी डिहाइड्रेशन हो गया काफ़ी ज़्यादा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ नहीं लगाना, इससे पहले भी बता चुका था। इन्फेक्टेड स्किन में नहीं लगाना है ना, वुंड में नहीं लगाना। तो एक बर्न एरिया भी एक टाइप का वुंड हो गया, ठीक है। एवी फिस्टुला आम, एवी फिस्टुला के बारे में कभी पढ़ाऊँगा। एवी फिस्टुला में क्या होता है कि किडनी पेशेंट्स में हम बनाते हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट वाले को क्या होता है कि हर 2 वीक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, हर 3 दिन में उनको डायलिसिस के लिए आना पड़ता है। तो डायलिसिस के लिए आना पड़ता है तो उनका क्या होता है, जितना भी ब्लड है वो उनके बॉडी से निकाला जाता है, फिर उसे मतलब काफ़ी साफ़ करके, फिर उसे मशीन के से डायलिज़र से साफ़ करके, डायलिसिस मशीन से साफ़ करके उसे डायरेक्ट फिर से वापस बॉडी में रखा जाता है। तो काफ़ी मतलब लंबा प्रोसीजर होता है वो, 2-3 घंटा तक उसके बेड रिडन होना होता है। तो क्या चाहिए कि मेरे को इजी एक्सेस चाहिए मेरे को ब्लड के लिए। ओके, तो हम फिस्टुला आर्टिफिशियली बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अनदर वीडियो में। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मान लीजिए आप मेरे पे ही कैनुला लगा दिए। ओके, मुझे कोई बीमारी हो गया था, मुझे तेज़ बुखार हो गया था, और आप मुझे कैनुला लगाने लगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको सबने मना किया था, टीचर्स ने, कि कैनुला मत लगाओ। बट आपने झूठ बोल दिया पेशेंट को कि मैं यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हूँ, समथिंग लाइक दैट, मैं इजीली कैनुला लगा दूंगा, और आप कैनुला लगाने का प्रैक्टिस करने लगे हैं। बट कैनुला आपसे सही से नहीं लगा, तो आप क्या हो सकता है मेरे को। ओके, प्लीज़ मेरे पे ट्राई मत कीजिएगा, प्रैक्टिस मत कीजिएगा। सो सबसे पहले आपने जहाँ पे कैनुला लगाया तो वहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि वहाँ पे रेडनेस आ सकता है। ओके, और आपने गलत जगह कैनुला लगा दिया है ना। आपके वेसल्स में जो वेसल था, ये वेसल मान लीजिए, वेसल के आपका कैनुला लगाया तो आपने आर पार कर दिया, उसको डैमेज कर दिया है ना, डबल प्रिक कर दिया उसे। तो स्वेलिंग हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ से आपका खून रिसेगा वो सूजन पैदा कर देगा है ना, और मेरा जो स्किन है वो फूलने लग जाएगा। ओके, और फिर मुझे पेन भी होगा, मुझे सोच के ही डर लग रहा। ओके, तो वार्म्थ इसलिए क्योंकि, हाँ एक और चीज़, ये काफ़ी अच्छा थ्योरी है कि कभी भी किसी को भी मतलब क्या बोलते हैं, हाँ अगर आप कहीं पे भी मच्छर काट दे या फिर कहीं पे भी स्वेलिंग होता है ना, जैसे कि आप मान लीजिए कोई आया और आपको मार दिया, या फिर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो जगह फूल जाता है। ओके, जैसे नॉर्मल स्किन था लेकिन आपको कहीं चोट लग गया, उस कारण से वहाँ पे फुल हो गया, मतलब फुला मतलब स्वेलिंग हो गया। ओके, फुल गया। तो स्वेलिंग होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स से रप्चर होने के कारण यहाँ पे ब्लड जमा होने लग जाता है। तो जहाँ पे भी ब्लड ज़्यादा हो मेरे बॉडी में, जहाँ पे भी ब्लड ज़्यादा हो, जहाँ पे भी मेरा ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, वो बॉडी का एरिया गर्म हो जाता है। ओके, तो यही मतलब एक थ्योरी है कि मान लीजिए कहीं भी आपको कोई ज़ोर से मार दिया। ओके, ज़ोर से मार दिया तो एरिया बोलते हैं कि अरे गर्म हो जा रहा है, लाइट्स वार्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, इस कारण से वो जगह गर्म हो सकता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर आपने सही से कैनोला नहीं लगाया? तो रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, वार्म हो सकता है। और ऐसे कभी कभी सही से आप कैनोला भी लगा दो तब भी आपको ये दिक्कत आ सकता है। ओके, तो काफ़ी लंबा वीडियो चल रहा है, कंटिन्यू जो है उसके लिए थैंक यू, और अपने आप को भी थैंक यू बोलो यार कि इतना देर तक आप हो। ओके, लेट्स आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
ये छोड़ना नहीं है टॉपिक, काफ़ी डिटेल वीडियो है ना, इसमें आपको कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है। ओके, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा नॉलेज अगर होगा अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हो, क्योंकि लास्ट में मैंने एमसीक्यू भी डाला है, और एमसीक्यू इज़ स्टार्टिंग में सिंपल से एडवांस तरफ में डाला है। ओके, तो आपको वो भी करना है। आप प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी कैनुला अकॉर्डिंग टू साइज। ओके, सो यहाँ पे एक और मेन चीज़ आता है गॉज। आपने मतलब आप जब क्लिनिकल ड्यूटीज़ करोगे तो काफ़ी जगह आपको क्या पता, आपको काफ़ी जगह ये पता चलेगा कि यहाँ जो मेज़रमेंट होता है, जो भी आर्टिकल्स आप ले जा रहे हो, जैसे कि नाक में लगाने वाला ट्यूब, मुंह में लगाने वाला ट्यूब, है ना, जितने भी ट्यूबिंग्स होते हैं, मैक्स टू मैक्स ट्यूब, सब ट्यूब नहीं। ओके, सबका अलग अलग मेज़रमेंट होता है। ओके, सो कैनुला के लिए हम लोग जो मेज़रमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गॉज। ये जो आपका है ना, रुकिए वेट, गॉज। तो हम लोग गॉज से नापते हैं मैं क्या कितना बड़ा वो नीडल का होल है, जो नीडल का जो होल रहता है, जैसे कि ये नीडल है। ओके वेट, ये स्ट्रेट हो गया, ये नीडल। ओके, ऐसा नीडल होता है ना। नीडल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स उसके बारे में। लेकिन यहाँ जो रहता है ये आपका ल्यूमेन होता है, मतलब ल्यूमेन मतलब जैसे कि ऐसे दिखाऊँ मैं आपको, मेरा कैमरा भी उतना अच्छा है नहीं। ओके, ये भी आपको नहीं दिखे, हाँ हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें होल है, निडल में एक होल है। तो वो होल का जो डायमीटर है, होल का कितना थिकनेस है, क्या है, उसको हम गॉज से नापते हैं। ओके, एक हिसाब से आप डायमीटर मान सकते हैं, डायमीटर ऑफ अ हॉलो स्पेस। डायमीटर ऑफ अ हॉलो स्पेस को हम गॉज बोलते हैं। और हर एक आर्टिकल का अलग अलग मेजरमेंट तरीका होता है। ये इंट्रा कैटेटर का है ना, इंट्रा कैट, कैप, गॉज, ये कैनुला, जेल को, हाँ इसे जेल को भी बोलते हैं। ओके, अगर कोई बोले जाओ जेल को लेके आओ, तो ये जेल को भी कहलाता है। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी कैनुला अकॉर्डिंग टू साइज। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फर्स्ट है ना, कि जैसे गॉज होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये स्मॉलर गॉज नंबर लार्जर कैनुला फास्टर फ्लो। ओके, तो इसमें बेसिकली ये समझाने चाह रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास 24 गॉज का कैनुला है, 22 गॉज का कैनुला है, ऐसे करके गॉज का कैनुला 20 गॉज का है, मतलब ये दो से स्किप होता है, मतलब -2 चल रहा है। ओके, तो जितना बड़ा नंबर उतना पतला कैनुला। ओके, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही पतला आपका नीडल का डायमीटर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है, जैसे 24 है, 24 और 22 में कौन बड़ा है, तो मैथमेटिकली तो आपको बोलेगा कि 24 बड़ा है, लेकिन नहीं, जो इसमें मेज़रमेंट है उसमें 24 छोटा है, 22 बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये गॉज का जो नंबरिंग है, वो नंबरिंग में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा डायमीटर होता है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 18 गॉज का कैनुला है और मेरे पास 16 गॉज का कैनुला है, तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा, इसमें 16 गॉज का कैनुला ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होगा। और ये एक मेज़रमेंट का तरीका है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, क्योंकि ये एक मेज़रमेंट का तरीका है। ओके, तो जितना बड़ा आपका नंबर उतना पतला कैनुला। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका है 26 गॉज का, 26 गॉज का कैनुला। आप शायद नहीं पढ़ पाओगे, बट इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा। वेट, लेट मी शो यू, टिल्ट द कैमरा। अगर आप देखोगे इसे, ये 26G का है, 26 गॉज का है। ओके, और ये जो पिंक वाला है ये है आपका 20 गॉज का। तो 20 गॉज आप देखिए कितना बड़ा है, 20 गॉज, और ये आपका 26 गॉज का है ना, 26 गॉज का। तो ये 26 गॉज वाला कितना छोटा है उसके सामने। ओके, सो आपको बेसिक आइडिया तो पड़ गया कि जितना बड़ा नंबर उतना छोटा कैनुला। ओके, एडजस्ट करने चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी कैनुला जो भी है, ये शायद मैंने फिर से ये कर दिया। ओके, सो इसमें ट्रिक टाइम। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आपको कलर कोडिंग से भी आपको याद रखना होता है कि ये कितना गॉज का है। ओके, जैसे 26 गॉज वाला है, ये है पर्पल कलर। ओके, ये 26 गॉज का आता है, अलग अलग है सबका। सो हम सबसे पहले जो बेसिक्स है, जो आपको वर्ड में देखने मिलेगा, हम वही याद करेंगे, है ना। सो इसका टेक्निक है OGGPBY, ये आपको याद होना ही चाहिए। आप ये याद रखिए, 14 से जाता है ये
24 तक। ओके, ये आपका ट्रिक है। ओ जी जी, अगर आपने गाना सुना होगा, वो काफ़ी पुराना गाना था, ओ जी जी, मतलब उस टाइप से आप याद कर सकते हो। ओ जी जी, पी बी मतलब आपने क्यों पिया, है ना, पी बी वाई, मतलब आप ओ जी जी से पूछ रहे हो। जो वो गाना था ना ओ जी जी वाला, काफ़ी पुराना गाना था, तो उसमें क्या था कि हम लोग ओ जी जी से पूछ रहे हैं, मतलब वो जो भी है इसमें ना लॉजिक में लगाओ, ट्रिक है कि हम ओ जी जी पी बी वाई, मतलब क्यों पिया आपने पानी, जो भी है, ये ऐसे ही ट्रिक होता है। ओके, सो ओ से आपका होगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज 14, फिर आपको +2 करना है यहाँ पे। ऑरेंज के बाद आएगा आपका ग्रे, ग्रे के बाद आपका आएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद आएगा आपका पिंक, पिंक के बाद आएगा आपका ब्लू, और ब्लू के बाद आपका येलो। तो ओ से ऑरेंज, जी से ग्रीन, और एक और जी है, सॉरी, जी से ग्रे, जी से ग्रीन, पी से पिंक, बी से ब्लू, वाई से येलो। ओके, यही आपका ट्रिक है। इसमें जैसे कन्फ्यूज़न वाला ये वाला पार्ट है ग्रे और ग्रीन में। ओके, ये आपको कम कन्फ्यूज़न इसलिए कभी होगा क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे जो वार्ड है वहाँ पे ग्रीन तक ही लगाया जाता है, ग्रे वाला आपका बड़े बड़े प्रोसीजर में ही लगाया जाता है। मैक्स टू मैक्स आप ग्रीन देखोगे। ओके, हमारे वार्ड में मैक्सिमम पिंक ब्लू लगाया जाता है, और अगर ऑर्थो डिपार्टमेंट में आपका ड्यूटी रहेगा तो आपको ग्रीन वाला भी लगाया जाता है। ओके, तो आपका ट्रिक है, ट्रिक को मैंने सर फिर से लिखा है आई थिंक, हाँ ये रहा, ओ जी जी पी बी वाई, है ना, ये आपका ट्रिक है याद करने का। इसमें आप ये याद रख सकते हैं +2 करके ये बढ़ता है ना, कैनोला का साइजेस। ओके, सो और इसमें देखिए आपका जो मेन है, जितना आपका पतला कैनोला होगा उतना ही उसमें फ्लो रेट कम होगा। फ्लो रेट इन द सेंस कि 1 मिनट में हम कितना उसमें पुश कर सकते हैं फ्लूइड या मेडिकेशन। ओके, सो जैसे कि आपका जो येलो वाला है 24G का है ना, 26G उसके बाद आता है पर्पल, जो भी है। सो 24G में हम लोग सिर्फ 13 ml ही सिरिंज से पुश कर सकते हैं। ओके, सिर्फ 13 ml। ओके, ब्लू वाले कैनुला से हम 31 ml दे सकते हैं, पिंक वाले से 67। और हाँ, ये जो है ये चेंज होता है ना, जो आपका फ्लो रेट है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, तो आप इससे स्किप करें, मतलब इस फ्लो रेट को आप याद ना करें। आप किसी अच्छे बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे पॉटर एंड पैरी, उसमें अगर दिया हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होता है डिफरेंट ये के लिए। ओके, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनी, इसको लिख देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 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 5 क्वेश्चंस। हाँ, सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्की में, विच कैनुला इज़ प्रीफर्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो 18G, क्यों, क्योंकि इसका जो मतलब निडल का डायमीटर रहता है वो सफिशिएंट रहता है कि आपके ब्लड को कोई डैमेज नहीं होगा। वाई 24G इज़ यूज्ड इन पीडियाट्रिक्स। तो जो 24G रहता है वो पीडिया में यूज़ होता है, 24G वाला। क्यों, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, और बच्चे लोग जो रहते हैं, बच्चों का भी जो बचवा लोग रहता है वो लोग का वेंस काफ़ी पतला पतला रहता है ऑब्वियसली, इसलिए हमें 24G यूज़ करना चाहिए। हम 26G भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी पतला है जो भी है। नेक्स्ट, विच कैनुला फॉर ट्रॉमा पेशेंट। सो अगर कोई पेशेंट है, मान लो उस पर ट्रक चढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग 14G और 16G लगाते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मेडिकेशन देना होता है। ओके, सो ये एक पेशेंट है ना, ये पेशेंट है, तो इस पेशेंट का क्या होगा, इसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में अभी मैंने बताया कि अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उसको 18G या उससे बड़ा कैनुला चाहिए। तो 18G से बड़ा कैनुला कौन सा होगा, 20G नहीं, नो, 18G से बड़ा होगा 16G, 16G से बड़ा होगा 14G। तो एटलीस्ट हमें 18G ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में लगना ही लगना है, ठीक है, ये हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ग्रीन कैनुला, ओके, फिर से हम याद कर सकते हैं, ओ जी जी पी बी वाई, ओ से ऑरेंज, जी से ग्रीन नहीं, जी से ग्रे। ओके, ये जगह आपको भूलना नहीं है, जी से ग्रीन, ओके, और पी से पिंक, बी से ब्लू, वाई से येलो, जो भी है। वाई इज़ 18G इज़ यूज़ फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। फिर से वही आ गया, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लड जो रहता है, ब्लड वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा रहता है ना, मोटा रहता है। तो क्या होता है, अगर हम लोग छोटा छोटा कैनुला यूज़ करेंगे तो ब्लड को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ब्लड काफ़ी गाढ़ा होता है। तो क्या होगा कि वो RBC जो है, RBC रप्चर हो सकता है, RBC जो है वो रप्चर हो सकता है ना, नैरो ल्यूमेन से देने से। नैरो ल्यूमेन सो स्लो फ्लो, सो लार्ज, मतलब जो बोर होता है, मतलब गड्ढा होता है, वो वाला हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं रैपिड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। ओके, सो प्रिवेंट हेमोलाइसिस, मतलब RBC डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं 18G वाला। लेस रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, मान लीजिए अगर फ्लो रेट कम होगा, अगर हम उसको दे रहे हैं, ये आपका कौन सा जी है बताइए, OGG PBY।
ओके, OGGPBY, तो वाई 24 होता है, मतलब येलो, है ना। OGGPBY, ब्लू आपका होता है 22 और पिंक होता है 20G। तो ये 20G है। अगर 20G में देंगे या फिर 24G में देंगे तो क्या होगा, उसका फ्लो रेट पहले से ही कम होगा। 13 ml ऐसे था ना जो आपका येलो का था, तो अगर उसमें जितना कम फ्लो रेट होगा तो उसका ये कोगुलेशन का ये चांस भी बढ़े रहेगा। तो अगर स्लो फ्लो रेट देंगे तो क्या पता कैनुला में ही वो ब्लॉक हो जाए, कोगुलेट कर जाए ब्लड, और वो स्टॉप कर जाए कैनुला को। ओके, तो क्लॉट फॉर्मेशन कम करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं बड़ा कैनुला यूज़ करने का, जैसे 18G या उससे बड़ा। ओके, बेटर द ब्लड प्रोडक्ट, है ना, बेटर फॉर ब्लड प्रोडक्ट, जितना भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है हम लोग वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेमोलाइसिस मतलब होता है, हेमोलाइसिस, हाँ एक और मैंने हेमोलाइसिस टर्म यूज़ किया था। हीमो मतलब होता है आपका ब्लड, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अब बस अब इतना ही जानिए, है ना, आप पढ़ोगे इसको फ्यूचर में। तो अगर ब्लड का ब्रेकडाउन हो जाए तो उसको बोलते हैं हेमोलाइसिस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, सो फाइनली कैनुला वाला पार्ट ख़त्म हुआ। ओके, माइक्रोपोर काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक, आपको उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। जो मेन था आपका वो था आपका कैनुला। तो मैंने ऐसे ट्राई किया है कि एक बड़ा सा टॉपिक लाऊं, फिर एक छोटा सा टॉपिक लाऊं। ओके, तो स्टार्टिंग में हम बड़े वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और इस लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक, ताकि आपका इंटरेस्ट बने रहे। और फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ आपको कि इतने देर तक आप बने रहे इस वीडियो में। ओके, लास्ट में MCQ है, अगर जो MCQ सॉल्व किया वो तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है उसका, और डोपामिन डिटॉक्स जो भी है, डोपामिन भी आपका बहुत अच्छा है। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोपोर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट। ये आपको जितना सिंपल लगता है ना उससे ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, और ये मतलब ऐसा नहीं कि ये हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसे अपने रूम में भी यूज़ किया है। वेट आपको दिखाता हूँ इसे, वेट वेट वेट, ये आपको देख रहे हो ये पोस्टर्स, ये मैंने माइक्रोपोर 50 रुपये में लिया था। हाँ, तो ये मेरा टेप जैसा भी काम करता है ये। ओके, तो इसका क्या है कि मेरा वॉल को भी डैमेज नहीं करेगा। और जब ये स्किप टू द टॉपिक, फिर वापस आते हैं टॉपिक में। तो माइक्रोवर वैसे काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ना। और ये 50 रुपये में मिल जाता है, मैंने तो 50 रुपये में लिया था, और पता नहीं इसका क्या कॉस्ट रहता है ना, हॉस्पिटल में तो आइडिया नहीं है। और मैंने जो ख़रीदा था लोकल मेडिकल चौक से, रिम्स में मेडिकल चौक है जहाँ पे सारे दुकान है, तो मेरे को 50 रुपये में मिल गया था। लेट्स टॉपिक में वापस आता है। तो माइक्रोपोर ऐसे दिखता है। ओके, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। कोई भी चीज़ को मेरे को फिक्सेट करना है, कोई भी चीज़ को मेरे को कहीं पे एडजस्ट करना है, कोई भी चीज़ को मेरे को कहीं पे स्टेबल करना है, कोई भी चीज़ को मेरे को कहीं पे बांधना है, कोई भी चीज़ को स्टिक करना है, तो माइक्रोपोर यूज़ होता है। फिर से बोल रहा हूँ, माइक्रोपोर एक टाइप का टेप है जो क्या करता है, कोई भी चीज़ को कोई भी जगह पे स्टेबलाइज करता है। जैसे कि मान लो मेरे को कैनोला लगा दिया और मेरे पास फिक्सेटर नहीं है। ओके, फिक्सेटर जैसे कि कोई भी कैनोला को कहीं पे स्टेबलाइज करने के लिए मेरे वार्ड में फिक्सेटर ख़त्म हो गया है, तो क्या करते हैं हम माइक्रोपोर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी को NG ट्यूब लगाया है, नाक से मैंने एक ट्यूब लगाया ताकि हम उसे खाना दे पाएँ। ओके, तो हम भी उसे फिक्सेटर से उसको बंद कर सकते हैं। मान लो किसी को मतलब ये आपका वेंटिलेशन में है, तो हमने उस पर एंडोट्रैकियल ट्यूब भी लगाया, तो हम लोग फिक्सेटर से फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो फिक्सेटर एक टाइप का टेप है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को फिक्स करने के लिए, कोई भी चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, कोई भी चीज़ को स्टिक करने के लिए, स्टिकिंग के लिए। यहाँ तक कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए BT वाला पेपर भी भेजते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पेपर, तो उसमें भी माइक्रोपोर से स्टिक करते हैं, ताकि वो एक टाइप का टेप के जैसे यूज़ होता है। ऑब्वियसली वो एक टेप है। ओके, सो माइक्रोपोर का डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोपोर इज़ हाइपोएलर्जेनिक इसलिए क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है और इरिटेशन नहीं करता है स्किन में, है ना। बहुत पतला पेपर रहता है और ये ब्रीदिंग रहता है, मतलब इससे ना हमारा स्किन से ऑक्सीजन का जो ये है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को ये बैरियर नहीं देता है। अगर मान लीजिए कहीं घाव मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज हो रहा है और हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, मतलब ऐसा टेप यूज़ किए जो मतलब ये माइक्रोपोरस नहीं है, मतलब उसमें पोर्स नहीं है, तो क्या होगा कि वो जगह मेरा स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि इरोड मतलब उखड़ने लग जाएगा। तो माइक्रोपोर का ये बेनिफिट है कि वो पेपर टाइप होता है, उसमें पोर्स होता है, माइक्रोपोर्स होता है, इसका नाम ही से माइक्रोपोर पड़ा है उसी नाम से। तो इससे क्या होता है, जो वेव ऑफ एयर रहता है वो सर्कुलेट होते रहता है और उस एरिया को सॉफ्ट रखता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइपो एलर्जेनिक होता है, मतलब इससे आपको एलर्जी होने का बहुत कम चांस रहता है। ब्रीदेबल होता है, सांस ले सकता है स्किन।
ओके, पेपर बेस्ड एडेसिव होता है, मतलब पेपर लाइक होता है, एकदम पेपर जैसा होता है लेकिन उससे अच्छे स्ट्रॉन्ग होता है। सर्जिकल टेप है, जैसे मैंने बोला टेप। ओके, इसमें क्या कर रहा है, सिक्योरिंग मतलब स्टेबलाइज करने के लिए ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। कैटेटर लगाते हैं तो कैटेटर में यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस फॉर द स्किन। ओके, माइक्रोपोर इज अ hypoallergenic breathable paper based adhesive surgical tape used for securing dressing catheters and medical device to the skin. माइक्रोपोर एक पेपर टेप है जो ड्रेसिंग स्किप। ओके, तो फीचर ऑफ माइक्रोपोर, टॉपिक ख़त्म होने वाला है। ओके, सो माइक्रोपोर काफ़ी छोटा टॉपिक है, हम जल्दी जल्दी से वो ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। पेपर बेस्ड है, ये आपने पढ़ चुका है। इजी टू टीयर बाय हैंड, देखो पेपर का वो है ना, तो हम इजीली इसको फाड़ सकते हैं, यहाँ तक कि हम हाथ से ऐसे फाड़ सकते हैं। अगर कोई प्लास्टिक का टेप रहता है, जैसे कि आप सेलो टेप यूज़ करते हो, है ना, इलेक्ट्रिक टेप यूज़ करते हो, उसको कट करने के लिए एटलीस्ट हमें सीजर चाहिए होता है या कोई पॉइंटेड डिवाइस चाहिए होता है ताकि हम उसे कट कर पाएँ। लेकिन माइक्रोपोर में ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो पेपर से बना है, तो हम इजीली इसको कट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो कर सकते हैं। ओके, लीव्स मिनिमल रेसिड्यू, मान लो कि माइक्रोपोर की जगह हम डायनोप्लास्ट यूज़ करें, है ना। डायनोप्लास्ट अब मैं किसी दिन बताऊंगा, है ना। मैक्सिमम वैसे देखा जाए तो हमारे हॉस्पिटल ड्रीम्स में डायनोप्लास्ट ही यूज़ होता है ना। अगर फिक्सेटर नहीं हुआ, माइक्रोपोर नहीं हुआ, तो डायनोप्लास्ट को काट के हम उससे फिक्सेटर बना लेते हैं। ओके, सो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, वो कैसे दिखता है डायनोप्लास्ट, वो भी दिखा दूंगा कभी। ओके, तो उस बात को बताओ। हाँ, तो डायनोप्लास्ट या फिर कोई भी टेप हो प्लास्टिक का, तो सब तोड़ने ओड़ने में दिक्कत होता है, लेकिन नहीं है माइक्रोपोर, इसमें ऐसा नहीं है। माइक्रोपोर हम लोग ईजिली तोड़ सकते हैं क्योंकि पेपर का रहता है। लेट्स स्टार्ट। फिर से वही रिपीट यूसेस ऑफ माइक्रोपोर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, फिक्सेशन के लिए सिक्योरिंग आईवी कैनुला, एनजी ट्यूब, ऑब्वियसली ये देख चुके हैं। ऑक्सीजन ट्यूबिंग, है ना। मान लीजिए किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो छटपटा रहा है ना, मरने के कगार पे, तो अगर उस ऑक्सीजन ट्यूब को भी हम लोग फिक्स नहीं करें उसके, है ना, फेस में या फिर ईयर्स से अगर फिक्स ना करें तो उसका तो ऑक्सीजन खुलते जाएगा। तो ऑक्सीजन ट्यूब को भी फिक्स करने के लिए होता है पोस्ट इंजेक्शन कॉटन फिक्सेशन। ओके, ये अच्छा है काफ़ी, है ना। मान लीजिए अभी कोई पेशेंट आया, आपको उसका ब्लड निकालना है, उसको टेस्टिंग के लिए भेजना है, आरबीसी का टेस्ट कराना है, जो भी आपको टेस्ट कराना है, सीबीसी टेस्ट कराने आया है, कुछ भी कराने आया है। ओके, तो आप मान लीजिए आपको कहीं से भी निकाले ब्लड, मैक्सिमम यहाँ से ब्लड निकालते हैं, तो ब्लड निकाल लिया उसका। ओके, सो उसके बाद क्या करता है कि मैक्सिमम क्या करते हैं कि एक कॉटन दे देता है और उसको रखने बोलता है और ऐसे करके चले जाने बोलता है कि इस स्टेप से आप जाइए, आपका ब्लड निकल गया है ना। तो पेशेंट क्या करेगा, ऐसे ही घूमते रहेगा हाथ को लेके, है ना, ताकि फ्लो को स्टॉप कर पाए। लेकिन हम लोग माइक्रोपोर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मान लो मेरा इधर से ब्लड निकाले, ओके, यहाँ से मेरा ब्लड निकल रहा है, हम माइक्रोपोर उसको लगा दिए। ओके, माइक्रोपोर एक कॉटन लिए, उसके ऊपर से हम माइक्रोपोर का टेपिंग कर दिए, तो एक क्या करेगा, एक प्रेशर मेंटेन करके रखेगा ताकि मेरा ब्लड लॉस ना हो। ओके, तो माइक्रोपोर का हम लोग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेशन, ओके, तो माइक्रोपोर कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, बच्चों में यूज़ करना है, बच्चों लोग का, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं बुढ़वा लोग का। ओके, और लॉन्ग टर्म ड्रेसिंग रिक्वायर्ड, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बोल रहा है मेरे को महीना तक ड्रेसिंग मतलब उसका बैंडेज लगे रहना है, तो हम माइक्रोपोर यूज़ कर सकते हो, कम डैमेज करेगा, ब्रीडेबल रखेगा, है ना। और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बोले मेरा बहुत नाजुक स्किन है, जैसे लड़कियां होती हैं नाजुक होती हैं, तो वो बोलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो वो लोग को भी माइक्रोपोर लगा देना। और माइक्रोपोर इज़ यूज्ड व्हेन, सो यही सब था। ओके 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 ओके, नेक्स्ट इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी हमने कैनुला को भी कंप्लीट कर दिया, हमने माइक्रोपोर को भी कंप्लीट कर लिया, दोनों टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चंस। सो भोजन बोला क्वेश्चन को स्किप करो, नो नीड, क्यों ही क्वेश्चन करना, बट हमेशा याद रखना आपको कभी भी पूरा टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। अगर आप मतलब एक बार पढ़ चुके हो तो उस क्या करता है भोजन, उसको फिर 2 महीना बाद उसको फिर से पढ़ेगा, 3 महीना बाद उसको फिर से रिवाइज़ करेगा। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो इतना बड़ा पीडीएफ है उसमें से आप डायरेक्ट क्वेश्चन वाले पार्ट में जा सकते हो, है ना। और ये क्वेश्चन सिर्फ ओनली आपका कैनुला पे ऊपर है ना। मैं ट्राई करूँगा कि पूरा अच्छे से उस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बना पाओ। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये हेल्प होगा कि आपको रिवीजन करने, फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ओके, तो प्रायोरिटी वाइज है ना। तो लेट्स स्टार्ट। इफ़ कैनुला इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर, कोई बता देगा क्यों यूज़ करते हैं, बीपीए नापने के लिए, नए आईवी फ्लूइड्स के लिए, हाँ, और आगे नहीं पढ़ने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ आईवी कैनुला रिमेन इनसाइड द वेन, निडल, कौन सा पार्ट रह जाता है बताओ।
नीडल तो आप छोड़ दोगे, नहीं छोड़ सकते नीडल, वो तो और एक्स्ट्रा प्रिक करते रहेगा। हाँ, कैप, कैप ये कैप जाता है क्या स्किन के अंदर? नहीं ना। कैथेटर, हब, हाँ, हब वो जगह होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आईवी सेट को कनेक्ट करते हैं। ओके, वो हब है, तो वो भी नहीं जाएगा, कैप भी नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? कैथेटर। ओके, नेक्स्ट, द कलर ऑफ 18G कैनुला इज OGG PBY। और इसमें बार बार कन्फ्यूज़न मैं क्रिएट करता हूँ जानबूझ के। ग्रीन नहीं, ग्रे, हाँ, तो ग्रीन ये होगा ना। तो ये आपका 14 से स्टार्ट है, 16 से आता है, स्टार्ट है 18, तो ये हो गया आपका 18। सो क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, आपका मेमोराइजेशन और ज़्यादा एडवांस मतलब एनहेंस करता है। लेट्स, स्मॉलर गॉज नंबर इंडिकेट स्मॉलर साइज, नो, लार्जर साइज, हाँ। सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज कैनुला साइज इन एडल्ट फॉर रूटीन आईवी फ्लूइड, ऐसा पेशेंट है जिसको बार बार आईवी फ्लूइड चढ़ाना होगा। ओके, और एक एडल्ट है, एडल्ट में हम लोग छुटका छुटका वाला नहीं लगाएंगे, और उसको ऐसा नहीं है कि कोई ट्रॉमा हुआ है बड़ा, तो ये भी नहीं लगाएंगे। मेरे हिसाब से 20G होना चाहिए, एक बार आप आंसर में चेक कर लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 20G होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई ट्रॉमा नहीं है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग 20G होना चाहिए। और देख लेना आंसर इसका, विच ऑफ द फ्लोइंग, इसको देख लेना। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईवी कैनुला, कौन सा इसमें से पार्ट नहीं आईवी कैनुला का? हब, रोलर क्लैम्प, ये। सो रोलर क्लैम्प कहाँ आपको आईवी सेट में मिलेगा? आईवी सेट को रोकने के लिए जो रहता है ना, जैसे कि आईवी सेट जो लगा रहता है उसमें मेडिकेशन लगे रहता है, उसमें एक गोटी जैसा रहता है, उसको हम लोग रोल करके नीचे कर देते हैं, तो क्या होता है कि फ्लूइड को रोक दिया जाता है। तो ये आईवी फ्लूइड में होता है, आईवी सेट में होता है, सॉरी आईवी सेट्स में होता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लेबाइटिस क्या होता है? ये अगर फर्स्ट सेमेस्टर को मैंने पढ़ाया था क्लास में जाके, तो उस टाइम मैंने फ्लेबाइटिस के बारे में पढ़ाया था, वैसे फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, और इस टॉपिक में नहीं पढ़ा इसलिए। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कोई भी चीज़ अगर फूल जाए तो उसको आइटिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। फ्लेब मतलब होता है वेन, तो वेन का इन्फ्लामेशन अगर कैरेक्टराइज बाय, अगर कोई वेन में इन्फ्लामेशन हुआ है तो किस किस चीज़ से कैरेक्टराइज होगा? ठंडा पड़ जाएगा स्किन? नो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। रेडनेस और पेन होगा? हाँ, बस। नेक्स्ट, आईवी कैनुला शुड नॉट बी इंसर्टेड इन सिफेलिक वेन, इन्फेक्टेड एरिया, डोर्सल हैंड हाइफेन। सो इन्फेक्टेड एरिया कि मेरे को यहीं घाव लगा, यहीं चोट लगा, और कोई आया बच्चे और बोला यहीं पे लगा देगा, आपका नस दिख रहा है, हम बोले नहीं नहीं यहाँ घाव है मेरा, फिर वो बोले नहीं आप इधर ही नस दिख रहा है आपका, और कहीं नहीं लगेगा, तो गलत है। ऐसे एरिया में ना कैनुलेशन करें जहाँ इन्फेक्टेड हो, और आप लोग स्मार्ट हो। तो नेक्स्ट, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन द प्रीफर्ड आईवी कैनुला साइज इज, इसके लिए हमने अलग से पढ़ा था 18G। क्यों? क्योंकि हेमोलाइसिस हो सकता है, ब्लड डैमेज हो सकता है, ब्लड क्लॉट कर सकता है। तो 18G या 18G से बड़ा, बड़ा मतलब 20 नहीं 16, हाँ। नेक्स्ट, द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज सस्पेक्टेड इज इनफिल्ट्रेशन। ओके, सो इसमें कुछ कुछ जो मैंने एक लेक्चर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास में जाके, तो उसमें मैंने इनफिल्ट्रेशन के बारे में बताया था। ये क्यों है, ये इधर पढ़ाया नहीं गया, बट ये क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, इसलिए है क्योंकि कभी कभी, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चंस अगर ऐसे हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो आप उस क्वेश्चन का याद करें टॉपिक, मतलब जैसे कि इनफिल्ट्रेशन आ गया, मान लो अब बोले नहीं ये तो कभी पढ़ाया नहीं गया है, हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। पर जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो जो आपके रिलेटेड ना हो टॉपिक से, आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और उस टॉपिक को समझना है। जैसे इसमें इनफिल्ट्रेशन आया है, तो इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है जैसे कि आपका कैनुला था, ये कैनुला था, उसका कैथेटर है ना, और ये मेरा ब्लड वेसल है। ओके, तो ये सही पोजीशन में, ओके है ना, बट ये बाई चांस इस जगह से निकल के बाहर आ गया, तो अब जब भी हम इसको ब्लड चढ़ाएंगे, मैं इसको ऊपर करता हूँ, ब्लड चढ़ाएंगे तो वो ब्लड वेसल में नहीं जाके मेरा स्किन में जमा होने लग जाएगा उसका फ्लूइड। तो इससे क्या हो सकता है, मेरा जो फ्लूइड है वो मेरा ब्लड वेसल में न जाके मेरा स्किन या फिर बॉडी में वो जमा होने लग जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे उस जगह पे? ऑब्वियसली वो अपनी जगह से हिल चुका है, तो कैनुला को रिमूव कर देंगे। अगर हम उसे फिर से देंगे, सिरिंज से पानी देते हैं, सिरिंज से मेडिकेशन देते रहेंगे, तो क्या होगा, सूजन बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, लास्ट में हाथ काटना पड़ सकता है। वो ज़्यादा ये होता है, बेसिकली हाथ में सूजन हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, जो भी है।
ओके, तो इंक्रीज फ्लो रेट, बोले अरे आपका सूजन हो रहा है, आपका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, फ्लो रेट इंक्रीज कर रहे, नो। अप्लाई टूनिकेट, वहाँ पे टूनिकेट बांध देंगे कि पानी निकल जाए, नो। फ्लश विथ सलाइन, बोलेंगे अरे जाम हो गया है शायद इसलिए सूजन हो रहा है, नो 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 नो। आपको डायरेक्ट कैनुला को रिमूव करना है अगर कहीं पे भी आपको इनफिल्ट्रेशन दिखे। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन में ये होता है कि जो कैनुला है वो अपने जगह से हिल जाता है और वो जो फ्लूइड हम दे रहे हैं वो ब्लड वेसल में ना जाके बॉडी का किसी एरिया में वो जमा होने लग जाता है और जहाँ पे कैनुला लगा रहता है उसी जगह में स्वेल अप हो जाता है। द पर्पस ऑफ द विंग इन आई वी कैनुला, पकड़ने में हेल्प करता है, विंग विंग विंग, ये जो विंग है मेरे को पकड़ने में हेल्प करता है, विंग और आपका निडल ग्रिप। ओके, नेक्स्ट, ओके स्टिक मार देता हूँ। फिक्स द कैनुला, मेजर द प्रेशर, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंजेक्ट मेडिसिन। ओके, विच कॉम्प्लिकेशन ऑकर ड्यू टू मैकेनिकल इरिटेशन ऑफ वेन। ओके, क्या क्या हो सकता है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल इरिटेशन मतलब वेन को आपने इरिटेट कर दिया, कोई भी चीज़ को अगर आप इरिटेट करोगे तो फूल जाता। ऐसे ही इंसान के साथ भी होता है, आप किसी इंसान को आप ज़्यादा इरिटेट करके देखना वो भी मुंह फुला लेगा, तो ऑब्वियसली वेन को बोलते हैं फ्लेब और इरिटेशन से होगा इन्फ्लामेशन। ओके, तो फ्लेबाइटिस, आपने कभी किसी का मुंह फुलाया है? अ पेशेंट रिसीविंग आईवी फ्लूइड डेवलप स्वेलिंग, पेन, कूलनेस एट अ साइट, उसको क्या हुआ है आपको ये बताना है। तो फिर से ये ऑफ टॉपिक हो गया, कैनुला के बारे में पढ़ाया लेकिन ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये एक टाइप का कॉम्प्लिकेशन है। तो देखिए आप इसमें ये ध्यान देखें दीजिए कि कूल हो जा रहा है बॉडी, फिर से ऑफ टॉपिक है बट ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कभी इसे क्लिनिकल ड्यूटीज़ में देखें, जैसे कि ये इनफिल्ट्रेशन वाला है ना, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो आपके पहचान जाए कि मेरे को कैनुला रिमूव करना है, किसी का सूजन हो जा रहा है तो कैनुला रिमूव कर दीजिए, आप ये मत कीजिए कि उसको डायरेक्ट आईवी फ्लूइड चढ़ाइए। और एक और चीज़, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में किसी को भी मेडिकेशन देने से मना है और सेकंड सेमेस्टर से वो मेडिकेशन दे सकते हैं। सो मेडिकेशन देना भी आता है अगर तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से हो। नेक्स्ट, हाँ फिर से आते हैं वापस, स्वेल हो रहा है, पेन हो रहा है लेकिन कूल हो रहा है, कूलनेस हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली लीकेज हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन में ये होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ ब्लड ब्लड अगर होता तो वो गर्म रहता है, लेकिन वहाँ पे मेरा मैं जो फ्लूइड्स दे रहा हूँ वो जमा हो रहा है उस एरिया में, इसलिए वो ठंडा है। हमेशा याद रखना जहाँ पे ब्लड ज़्यादा रहेगा बॉडी के एरिया में वहाँ वो एरिया हमेशा हीटेड रहेगा, और जहाँ पे हीट कम है मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। कभी पेशेंट अगर मर जाता है, कभी अगर पेशेंट मरने वाला होता है या फिर वहाँ का ब्लड वेसल अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो एरिया ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि क्यों क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो लिमिटेड है। नेक्स्ट, इन अ ट्रॉमा पेशेंट रिक्वायरिंग अ रैपिड फ्लूइड रीएस्किटेशन, मतलब एक ट्रॉमा हुआ है और उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड चाहिए, तो क्या करेंगे, जितना बड़ा कैनुला हो उतना बड़ा हम कैनुला लगाएंगे। 24G नो, 22G नो, 20G नो, सबसे अच्छा होगा 16G लगा दो, फट से उसको पानी दे देंगे। रीएस्किटेशन मतलब होता है वापस से उसको रेस्क्यू करना। ओके, रिवाइव करते हो ना, रिवाइव वो नहीं, रेस्क्यू। ओके, let's go. A nurse selected 22G cannula for a blood transfusion in an adult. What is the possible risk? मेरा ब्लड बोलेगा टाटा बाय बाय, मुझे नहीं जीना, इतने पतले रास्ते से मुझे क्यों गुजार रहे हो, तो हेमोलाइसिस हो जाएगा ब्लड को। कभी ये गलती मत करना, अगर आप कहीं देखोगी भी कि नर्स दे रही हो, ओके, कि भाई 22G लगा है, पिंक कैनुला लगा है, ब्लू कैनुला लगा है, येलो कैनुला लगा है और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा है, आदमी ऊपर निपट जाएगा। ओके, which factor mainly determines the flow rate of IV fluid through a cannula? क्या देख के हम बोल पाएंगे कि इससे पानी स्पीड जाएगा, फ्लूइड स्पीड जाएगा, मेडिकेशन स्पीड जाएगा, वो है वेन का कलर, ग्रीन कलर वेन, नो, वेन का कोई कलर ही नहीं होता है, वो स्किन के चलते ग्रीन ब्लू अलग अलग दिखता है, वेन कलर नो, पेशेंट एज नो, एंड नर्स एक्सपीरियंस। कैनुला का गॉज, गॉज एक टाइप का मेजरमेंट होता है जिसमें हम डायमीटर ऑफ कैनुला पता करते हैं। तो हम अगर मेरे को डिटरमाइन करना है कि फ्लो आईवी फ्लूइड कितना स्पीड से जाएगा किसी कैनुला से, तो हम उसे गॉज से नापेंगे। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, और कॉन्ग्रेचुलेसन लास्ट क्वेश्चन तक आप बरकरार रहे। सो नेक्स्ट कर लेते से करेक्ट सीक्वेंस, इंसर्ट क्लीन फिक्स।
इससे आपको नहीं सॉल्व करना है, बट मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्यों नहीं सॉल्व करना है? क्योंकि ये प्रोसीजर है, ओके, और प्रोसीजर का पार्ट है ये। फिर भी हम इसे जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए। कैनोला कैसे लगाते हैं? पहले डाल दो, फिर उसे साफ़ करो, फिर उसे चिपकाओ। नहीं, पहले साफ़ करेंगे, फिर उसे इंसर्ट करेंगे, फिर उसे फिक्स करेंगे। मतलब ये मेनली सीक्वेंस क्या होता है कैनुलेशन का, ओके। और कैनुलेशन प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, तो फिर भी आप जान लीजिए। पहले हम उसे साफ़ कर देंगे कॉटन से, फिर कैनुला को इंसर्ट करेंगे, नो, फिर उसे फिक्स कर देंगे। ओके, मेरे पास शायद फिक्सेटर है, नो आई डोंट हैव अ फिक्सेटर है। सो ये होता है करेक्ट सीक्वेंस। सो ये आंसर की है, ओके। आंसर की से आंसर चेक कर लेना, खुद से भी सॉल्व करना, कभी रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ओके। कैनुला, हाँ, एक और कैनुला वर्ड ओरिजिन, एक कैनुला, कैनुला क्या है? सो कैनुला लैटिन से आया है, कैना से, ओके। इसका मतलब होता है स्मॉल नीड ऑन ट्यूब, है ना, स्मॉल नीड और ट्यूब। इसको मतलब ये मान लीजिए कैनुला मतलब होता है ट्यूब, लैटिन ओरिजिन से आया है। एक और चीज़, हाँ, ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है ना। तो ये लास्ट लास्ट में मैं आपको फैक्ट्स ही बताऊंगा, जितना भी आपका होगा फैक्ट्स। तो ये फैक्ट है कि कोई भी कैनुला कितना दिन तक एक पेशेंट में लगे रह सकता है, ओके। तो हर हॉस्पिटल में अलग रहता है, रिम्स में भगवान भरोसे रहता है। और अगर आप अच्छे नर्स हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पता है कि कैनुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। सेकंड सेमेस्टर से कैनुलेशन करना या थर्ड सेमेस्टर से कैनुलेशन करना, फर्स्ट सेमेस्टर से कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर मत करना, ओके। हाँ, मैं वापस आता हूँ, ओके, यस। तो ये है कि कैनुला कब रिमूव करना चाहिए। ऑब्वियसली उससे 72 आवर से 96 आवर में कैनुला रिमूव करना पड़ता है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाओ उसी टाइम रिमूव कर दो, पहला दिन में भी रिमूव हो जाएगा। बट ये जो है 72 से 96 आवर आपको याद रखना है ना। काफ़ी लोगों का अगर आप अच्छे से केयर करो तो एक एक वीक तक चल जाता है, बट बट अगर आप 72 आवर्स से 96 आवर्स में अगर आप रिमूव नहीं करते हो तो उसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। पता चलो बुखार का इलाज करने आया तो उसका हाथ काटना पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया था, बट नो, ओके। साइट शुड बी असेस्ड रेगुलरली। असेस्ड मतलब होता है हमें रेगुलर चेक करना पड़ेगा, साइट की कुछ लाल तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ब्लूइश तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं फ्लेबाइटिस तो नहीं हो रहा है। तो आपको रोज़ 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 जाके चेक करना पड़ेगा कि कैनुला सही से लगा है कि नहीं लगा है। और काफ़ी सारे हॉस्पिटल में रूल्स रेगुलेशन अलग होता है, जैसे कि कोई कोई हॉस्पिटल में एक दिन एक कैनुला, दूसरा दिन दूसरा कैनुला, पैसा डबल। सो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी ये रहता ही है। बट आपको जो याद रखना है 172 आवर टू 96 आवर। बुक कौन सा पढ़े? वो आपको बुक पढ़ना है पॉटर एंड पेरी, ओके। एक और चीज़, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों आपको बुक पढ़ना है, ओके। काफ़ी लोगों का होता है कि मेरे को सिर्फ मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो सीबीसी का मतलब जो भी पब्लिकेशन है उसमें से कोई एक बुक ले लो, छोटा बुक ले लो, ओके। किसी को बोलना है कि किसी को अपना ये क्या बोलते हैं नॉट सेट का तैयारी करना है तो वो अलग से बुक ले सकता है, टारगेट हाई जो भी है, उसमें से जो मेन मेन टॉपिक्स है वही कवर होता है। कोई क्लास नोट्स से पढ़ सकता है कि मेरे को क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके लिए सबका अलग अलग है। कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, 5 वैरायटी का बुक ले लो, किसी में कुछ ना कुछ कमी निकलेगा, किसी में कुछ कुछ अच्छा निकलेगा, ओके। सो लास्ट में बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो मेंटेन रखूँ, ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखूँ, तो आप नेक्स्ट टॉपिक बता देना। ऑब्वियसली मैं एक नेक्स्ट टॉपिक सोच के रखा हूँ, बट अगर आप कुछ और टॉपिक्स बोलोगे तो वो भी मैं कवर कर दूँगा। थैंक यू, ओके। सो फ्री में मिलने वाला चीज़ का थोड़ा सा इस्तेमाल भी करना, मतलब ये जो पीडीएफ मैं सेंड करूँगा इसका पढ़ना लिखना भी, ऐसे नहीं कि वो एक जगह चले गया, डाउनलोड हो गया, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं करना है, ओके। आप ट्राई करो कि इस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो, और बार बार रिवाइज़ करो, क्योंकि मेमोरी जो है वो एक दिन पिक पकड़ेगा, फिर और छोटा पिक पकड़ेगा, और छोटा पिक पकड़ेगा, और एक बार वो ढूंढ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसे एटलीस्ट रिवाइज़ करना, ओके। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि पीडीएफ बुक सब फ्री में अवेलेबल है, पढ़ना आपको है, याद रखना कि सबको फ्री में मिल रहा है सब, बट उसका यूटिलाइज़ जो करेगा, जो उसको बार बार रिवाइज़ करेगा, उसी का बेनिफिट होगा। और प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं बोलता हूँ टाटा बाय बाय और बाय बाय।
बाय बाय। चले जाओ यार, कितना पढ़ोगे।